Welcome to C Anjali Chan classes, guys. You're ready to make audit easy. So, as we have started our essay 230, and I promise we will be covering this whole essay 230 in two parts. इसमें कुछ भी टॉपिक्स अब अपने पास इतना खास रहा नहीं है, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं विद आर टॉपिक दैट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब हमें क्या करना है, पहले तक हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि हमने पढ़ क्या लिया। एक तो हमने देख लिया कि पर्पस क्या है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एंड नेचर क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद वी हैव स्टडीड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। देन वी हैव रीड विद द अभी असेंबली ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन फाइल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद फॉर्म, नेचर एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद वी हैव स्टडीड अबाउट कि हमें क्या डॉक्यूमेंटेशन सेपरेटली नहीं करना है। देन उसके बाद वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंट मैटर एंड सिग्निफिकेंट जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन करना है, राइट? तो वी नीड टू स्टडी दैट। इसमें हमें चार क्या दे रखे हैं, बुलेट पॉइंट्स दे रखे हैं, एंड एक्सप्लेनेशन के नाम पे कुछ भी नहीं लिखा। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू विद प्रैक्टिकल सिनेरियोज, राइट? जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर requires an objective analysis of the facts and the circumstance. Objective analysis मतलब कि without any bias. एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स इंक्लूड, अगेन जो ये सिग्निफिकेंट मैटर है हम डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज से पढ़ रहे हैं। सिग्निफिकेंट मैटर्स एक्चुअल में होते क्या क्या है, वी विल बी गोइंग टू स्टडी इन ऐसे 260। मार्क माई वर्ड्स, ऐसे 260 में हम डिटेल में पढ़ने वाले कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर्स। फॉर द पर्पस ऑफ ऐसे 230 वी आर जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, ठीक है। मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क। अब सिग्निफिकेंट मैटर में वो वाले मैटर्स आते हैं जो कि सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज करते हैं, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क जो है वो पॉसिबिलिटी है अक्कर होने की, ठीक है। समझ तो कुछ आया नहीं, समझाते हैं। मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, और सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होते हैं हम ये ऐसे 315 में पढ़ेंगे। अगेन सिग्निफिकेंट मैटर्स अलग है, सिग्निफिकेंट रिस्क अलग है। Significant matter we will be going to study in essay 260 and significant risk we will be going to study in essay 315, यानी 300 के सीरीज में हम इसको देखने वाले हैं। अब एरिया ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई ड्यू टू, अब एरिया ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा क्यों होती है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, एक जजमेंट की वजह से, और एक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड यानी पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की वजह से। और जहां मैंने जजमेंट लगा रखी है वहां पे भी हाई रिस्क होगा, क्योंकि दैट जजमेंट कैन बी बाइस्ड वन, कैन बी बाइस्ड वन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्सिटी, आपका रिवेन्यू मॉडल इतना कॉम्प्लेक्स है, वी नीड टू हैव द कंसल्टेंसी विद द एक्सपर्ट्स ऑल्सो। तो वो चीज़ें जैसे मैटर्स दैट गिव राइज टू, सबसे पहले एक तो कॉम्प्लेक्स मॉडल है, या फिर जजमेंट उसमें लगाई जा रही है, या फिर ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। जैसे कि रिवेन्यू मॉडल की बात करें तो एक जो अपनी आईटी सेक्टर की एंटिटी है उसका बिजनेस मॉडल कैसा है कि वो एक तो सॉफ्टवेयर डिलीवर करती है। ऐसा सॉफ्टवेयर जो मैंने आपके लिए बनाया है वही दूसरों के लिए बनेगा, तो स्टैंडर्डाइज सॉफ्टवेयर होगा। फिर उसके बाद इसके पास है एक और प्रोडक्ट जो कि कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर है, दैट जो कस्टमर है अपनी प्रिस्क्रिप्शन, अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करा सकता है, न्यू फीचर उसमें डलवा सकता है। फिर एक है कि हमने सॉफ्टवेयर तो बेच दिया, अब आफ्टर सेल सर्विस जैसे इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, अपडेशन, ये सब। एंड उसके बाद कुछ टी एंड सी के साथ गिफ्ट वाउचर्स भी जुड़े हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो एएमसी सर्विसेज आ जाती है, साथ में आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया है, साथ में आप उसको कस्टमाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद आफ्टर सेल सपोर्ट भी आप दे रहे हो। तो इसमें जो मेरा रिवेन्यू मॉडल है वो कैसे होगा, क्योंकि देखो AS9 में तो हमने क्या पढ़ रखा है सीए इंटर के हिसाब से कि जैसे ही मेरा जो
गुड्स है या फिर सर्विसेज है, वो मैंने पूरा परफॉर्म कर दिया, डिलीवर कर दिया, तो मैं वहाँ पे रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ, बट यहाँ पे कैसे करोगे? यही तो बात है ना। तो इस पे हमें अग्रीमेंट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके क्लोजेस को समझना पड़ेगा, एंड इन केस हमें नहीं समझ आ रहा तो एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क क्या हो सकता है कि रिवेन्यू गलत तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिवेन्यू कैन बी रिकॉर्डेड इन अ रॉन्ग मैनर। देन जजमेंट। जजमेंट कैसे? अब आपने क्लास 11th एंड 12th में पढ़ा हुआ है कि हम गुडविल को निकालते 3 मेथड से। इफ यू रिमेम्बर, जब हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी थी, क्लास 12th में पढ़ी थी शायद से, तो वहाँ हमने क्या देखा था कि गुडविल को निकालने के 3 मेथड हुआ करते थे। अब वो मेथड की भी तो हमें जजमेंट लगानी पड़ेगी ना कि कौन सा मेथड हम यूज करें। सुपर एनुएशन मेथड यूज करें, नॉर्मल प्रॉफिट मेथड यूज करें। ठीक है, वो सारी चीजें होती थी अपने पास। तो एक तो जजमेंट यहीं पे लग गई। प्लस उसके बाद एक और हाई फाई कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि ना, जब हमने गुडविल कैलकुलेट कर ली, तो आर देयर दी इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट क्या होती है? देखो, जैसे हम एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, और इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन लगाते हैं, तो वो सिस्टमैटिक होता है। थोड़ा थोड़ा अगर डब्ल्यू पे लगाओगे तो थोड़ा थोड़ा घटता जाएगा डेप्रिसिएशन, एसएलएम पे लगाओगे तो सेम रहेगा। बट इम्पेयरमेंट क्या होती है? आपने सडन फॉल, सडन डिक्लाइन कर दिया अपनी वैल्यू ऑफ एसेट में, तो ये होता है इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे भी जजमेंट लगेगी। सबसे पहले तो यही कि इंडिकेटर कौन कौन से थे, और हमें कितना जो वैल्यू है एसेट की वो डिक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या लग रही है? आपकी जजमेंट लग रही है, राइट। देन उसके बाद है ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड में अगेन मैं कट ऑफ प्रोसीजर का हमेशा ही एग्जांपल लेती हूँ कि ईयर एंड पे आपका जो रिवेन्यू है वो बूस्ट हो गया, वो इन्फ्लेट कर दिया मैनेजमेंट ने, ड्यू टू गेटिंग हायर बोनस स्लैब। तो ये हो गए मेरे सिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी गुडविल को क्या कर दिया? इम्पेयर कर दिया, तो यहाँ पे पीएल में मेरा क्या जाएगा? हिट जाएगा। अब क्योंकि इसका रिकॉर्ड कैसे करते हैं ये हम सीए फाइनल में सीखते हैं, बट फॉर सी इंटर पर्पस आई कैन से कि हमारे पास ना एक तो पीएल होता ही होता है जो फेस ऑफ इट पे दिखता ही है, और एक मेरे पास इम्पेयरमेंट के लिए ना मैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले पार्ट में इसको चार्ज करती हूँ। समझ आया? ठीक है, नहीं आया आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये सी फाइनल का कॉन्सेप्ट था। बट इम्पेयरमेंट क्या होती है ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट सी फाइनल में सिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपके आई थिंक मैटर्स दैट गिव राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क वो क्या हो जाते हैं? क्लियर हो जाते हैं। और इसमें मेन बात ये है कि सिग्निफिकेंट रिस्क वाले मैटर वही हो गए जहाँ पे हायर कॉम्प्लेक्सिटी है, हायर जजमेंट है, और हायर ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। क्या है? हायर ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। ठीक है। Then we have next point, that is result of audit procedures indicating that financial statement could be materially misstated। हमने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, हमारे पास कुछ ऑडिट फाइंडिंग्स आई, उनको हमने एनालाइज किया, देन हमको पता चलता है कि देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, और a need to revise the auditor's previous assessment। हमने ऑडिट कर ली, ऑडिट प्रोसीजर लगा लिए, अब ऑडिट फाइंडिंग्स ऐसी निकली कि मुझे लग रहा है कि जो मैंने प्रीवियसली प्लान किया था ना रिस्क का लेवल, वो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, एंड उसको चेंज करके फिर दोबारा से रिस्क को रेस्पोंड करना पड़ेगा। दो चीजें हैं यहाँ पे। क्या है? दो चीजें। एक ये कि मैंने ऑडिट फाइंडिंग्स लगाई और वहां से मुझे पता चला, सॉरी, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, वहां से मुझे पता चला कि एफएस मटेरियल मिस्टेटेड हो सकती है। एंड एक चीज, वो मटेरियल मिस्टेटेड है, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए मैंने, तो हो सकता है मुझे अपना रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को भी क्या करना पड़े? रिवाइज करना पड़े। इसका भी एग्जांपल लेते हैं हम। तुम सीए अंजलि जैन से पढ़ोगे तो तुम्हें हर चीज का एग्जांपल मिलेगा। But to document why areas is considered significant risk,
अच्छा, ये अपना पॉइंट ठीक है, मैंने एडिशनल क्लैरिटी के लिए तुम्हें और चीज़ें भी लिखवाई थी। अब ये तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि सिग्निफिकेंट रिस्क कहाँ पे अराइज़ होते हैं, जहाँ पे हायर कॉम्प्लेक्सिटी, हायर जजमेंट, हायर ससेप्टेबिलिटी लगती है। कॉम्प्लेक्सिटी में मैंने तुम्हें रिवेन्यू मॉडल का एग्जांपल दिया, जजमेंट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का दिया जिसमें इम्पेयरमेंट की बात की, एंड उसके बाद ससेप्टेबिलिटी में हमने कट ऑफ प्रोसीजर्स देखे कि रिवेन्यू रिकॉग्निशन एट द ईयर एंड सेल्स बूस्ट हो गई। ठीक है, फिर व्हाट टू डॉक्यूमेंट, हम यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट करेंगे कि व्हाई एरियाज इज कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट, एरिया को सिग्निफिकेंट क्यों माना गया है, क्योंकि उसका रिवेन्यू मॉडल ऐसा है। ठीक है, या फिर गुडविल का जो मेथड है वो यही क्यों चुना, दूसरा क्यों नहीं चुना। फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म, ऑडिट प्रोसीजर से आपने क्या क्या लगाए, रिवेन्यू के लिए आपने इंक्वायरी की होगी, राइट, अग्रीमेंट्स को गो थ्रू किया होगा, और जो ससेप्टेबिलिटी ऑफ फ्रॉड में आपने ईयर एंड सेल्स कट ऑफ प्रोसीजर्स लगाया, राइट। देन उसके बाद कंक्लूजन रीच। अब कंक्लूजन क्या निकला कि ये हायर रिस्क ऑफ एरिया था, हायर रोम एरिया था, वो हमने कंक्लूड किया, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे, ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। देन वी हैव रिजल्ट इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट एंड चेंज इन रिस्क असेसमेंट। हम इसको दो टुकड़ों में पढ़ेंगे। पहला अपने रिजल्ट इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, किस चीज का रिजल्ट, after applying audit procedures, I get to know some indications of possible misstatement। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, तीन है या फिर दो है, हम्म, तीन एग्जाम्पल आई हैव फॉर यू टू मेक यू क्रिस्टल क्लियर ओवर दिस कॉन्सेप्ट। रिजल्ट इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल। अब क्या हुआ, मेरा जो बैलेंस शीट है उसमें 30 करोड़ का डेटर्स है, और उसमें भी 30 CR में भी 10 CR का अमाउंट ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है पिछले एक साल से। क्या हुआ, जो आउटस्टैंडिंग है पिछले एक साल से, एक साल से आउटस्टैंडिंग होने के बावजूद भी मैनेजमेंट ने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया। अगर मान लो वो ओवर ड्यू होता 30 डेज के लिए, तो एक बार को मैं मैनेजमेंट से रैशनली ले लेती कि आपने क्यों नहीं किया है। तो हो सकता है वहां से मेरे पास रिस्पॉन्स ये आता कि सर, यहाँ से मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि जो ये पर्टिकुलर डेटर है ना, उसका जो क्रेडिट पॉलिसी है वो 60 डेज है, और वो मेरे को 60 डेज में पैसे दे सकता है। तो मैं 30 डेज के विद इन क्यों उसके लिए ऊपर प्रोविजन बना लूँ, एक मेरे पास ये हो सकता है। बट ये तो 1 ईयर से ही आउटस्टैंडिंग है, और एक साल की क्रेडिट पॉलिसी टर्म्स तो हम किसी को देते ही नहीं है, तो यहाँ तो प्रोविजन बनना ही बनना चाहिए था। तो यहाँ पे पॉसिबल मिसस्टेटमेंट इन एफएस आ गई ना, कि हमें पता चलता है, इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटेड अपना एफएस का एक आइटम जो कि है बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ऑडिट रिजल्ट्स क्या रहेंगे, मैंने कैसे किया होगा इसको फाइंड, एजिंग एनालिसिस से किया होगा, और फिर ये देखा कि इसकी रिकवरी एविडेंस भी देखा होगा, तो रिकवरी एविडेंस थे ही नहीं, ये जो डेटर था बैंक करप्ट होने वाला था, तो यहाँ पे मेरे को शोर शॉर्ट बनाना ही चाहिए था प्रोविजन, और बैंक करप्सी वाला केस था तो फिर मेरे को मतलब हायर एंड पे बनाना पड़ता प्रोविजन। तो यहाँ पे एफएस क्या है, मटेरियल मिस्टेकेड, तो यहाँ पे इंडिकेट क्या करता है मेरा ऑडिट फाइंडिंग्स, कि डेटर्स क्या है, ओवरस्टेट है, एंड आपने अकाउंटिंग में ये पढ़ा ही है कि डबल एंट्री सिस्टम होता है, तो वहाँ पे बैड डेट्स क्या है, अंडरस्टेटेड है, यानी मैंने क्या किया, एसेट्स को ओवरस्टेट दिखा रखा है और एक्सपेंसेस को अंडरस्टेट किया हुआ है ऑफ द पीएल आइटम। यू नो ना कि हम जो बैड डेट्स है वो कहाँ पे चार्ज करते हैं, पीएल में चार्ज करते हैं। अब बैड डेट बोलो या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बोलो, जो मैंने केस बैंकरप्सी वाला बताया एक ही बात है। तो दिस वाज द केस। फिर उसके बाद है रिवेन्यू रिकॉग्निशन। मार्च से 20 CR की थी, जो कि अनयूजुअल हाई स्पाइक था, यानी कि बूस्ट था अनयूजुअल। एंड वहां पे मैंने क्या देखा कि जो डिस्पैच डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जैसे कि मैं सेल्स करती हूँ, वैसे तो है नहीं कि कस्टमर मेरे काउंटर पे आएगा और मैंने उसको हाथों हाथ सामान दे दिया, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी हो सकता है, तो वहाँ पे डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स भी बनते हैं। आपने पढ़ा है ना जीएसटी में ई वे बिल वगैरह और वो सब, ऐसे कुछ डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स रहेंगे मेरे। तो वो क्या थे, 4 CR की सेल पे मिसिंग थे, मतलब 4 CR की सेल ऐसी थी जहाँ पे मुझे डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स दिख ही नहीं रहे थे। आई आस्क्ड विद द मैनेजमेंट बट दे वर सेइंग कि डिस्पैच डॉक्यूमेंट अभी हम अवेलेबल नहीं करा सकेंगे। तो
तो ये क्या हुआ, मिसिंग डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे एज पर द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म माइंड मुझे क्या करना चाहिए कि अच्छे से इसको चेक करना चाहिए। यहाँ पे क्या होगा, ऑडिट रिजल्ट में कट ऑफ प्रोसीजर, कट ऑफ टेस्टिंग फेल हो गई क्योंकि मेरे पास डिस्पैच डॉक्यूमेंट ही नहीं थे। तो ये इंडिकेट करता है कि जो रिवेन्यू है वो इन्फ्लेटेड है 4 CR से। ठीक है, क्या है, इन्फ्लेटेड है। तो इससे क्या होगा, हमने रिवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, ओवर स्टेटेड होगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या पता चलता है, circumstances which indicates after applying audit procedure that FS are materially misstated। ठीक है, ये अपना पीएल का आइटम हो गया। देन वी हैव इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है बुक्स में मेरी कितनी दिखाई हुई थी, 25 CR की, और फिजिकल काउंट में कितनी थी, 22 CR की। कितनी थी, 22 CR की। तो डिस्क्रिपेंसी कितनी आई मेरे पास, 3 CR की आई। तो ऑडिट रिजल्ट मेरा क्या रहेगा कि इसमें ऐसा हो सकता है कि मैनेजमेंट ने फ्रॉड ना किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो इन्वेंट्री थी वो पिलफरेज हो गई, उड़ गई। ठीक है, या फिर रिकॉर्ड में ही एरर है, गलती से, इंटेंशनली नहीं, एरर है, अनइंटेंशनल। बुक्स ऑफ अकाउंट में हमने पिलफरेज को रिकॉर्ड ही नहीं किया, या फिर इन्वेंट्री क्या हुई थी, चोरी हो गई थी, जो कि मैनेजमेंट को पता नहीं चला था। तो स्टिल इट इज द साइन दैट एफएस आर मटीरियली मिस्टेकेड। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, अगेन वही ऑडिट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म किए थे, और एनोमली क्या मिली थी मेरे को, यानी गलती, एक्सेप्शन क्या मिली थी, हम इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या क्या, व्हाई इट इज इंडिकेटिंग पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, क्यों लग रहा है हमें ऐसा, एंड वेदर इट इज मटेरियल और नॉट, गलती हुई, गलती क्यों हुई, और हमें ये मटेरियल क्यों लग रही है, हमें कैसे मिला था ये, कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिला था, हम ये डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ सेकंड बुलेट पॉइंट। क्या था ये, पार्ट 1 ऑफ सेकंड बुलेट पॉइंट था, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी मटेरियली मिसस्टेटेड। फिर उसके बाद नेक्स्ट वी नीड टू स्टडी द नीड टू रिवाइज ऑडिटर्स प्रीवियस असेसमेंट ऑफ रोम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसमें क्या होगा, चेंज इन रिस्क असेसमेंट। अब मैंने आपके लिए एग्जांपल लिया पीपीई का, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आइटम ऑफ द बैलेंस शीट। क्या था, 40 CR की थी। इनिशियली जब हम ओवरव्यू लेते हैं इंगेजमेंट को साइन करने से पहले बैलेंस शीट का, तो वहां पर मैंने पाया कि जो एफएआर है, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, एफएआर मतलब फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, इनिशियली वो प्रॉपरली मेंटेन किया गया था। क्या था, प्रॉपरली मेंटेन। तो हमने क्या किया, अपनी जो ऑडिट प्रोग्राम है ना, अब ऑडिट प्रोग्राम हम समझ चुके हैं, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया, रिस्क असेसमेंट के नाम पे लिख दिया कि लो रिस्क एरिया। क्यों, क्योंकि अच्छे से एफआर को ड्राफ्ट किया गया था, मेंटेन किया गया था, सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, बट उसके बाद मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए, फिजिकल वेरिफिकेशन किया पीपीई का, तो वहां पे मुझे पता चला कि जो 40 CR है ना, उसमें से 12 CR की जो मशीनरी है वो तो आइडल है फॉर 2 ईयर्स, यानी उसका तो यूसेज ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, बहुत सारे सर्कमस्टेंस हो सकते हैं कि वो जो मशीन है, हम पर्टिकुलर अपैरल, चलो मान लिया ना, हम ना कौन सी इंडस्ट्री के हैं, हम आउटफिट एंड अपैरल्स इंडस्ट्री के हैं। तो वहाँ पे वो मशीन ना एक कस्टमाइज अपैरल्स आउटफिट डिजाइन करके देती थी मुझे। अब उसका ट्रेंड मार्केट से चला गया है, तो 2 साल से उस मशीन को मैंने कभी बेचा नहीं और ना ही यूज किया। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना चाहिए था, इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। क्यों, क्योंकि वो एसेट तो मेरे को फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं दे रही है, और 2 साल से तो वैसे ही आइडल पड़ी है। तो मेरे को इम्पेयरमेंट बुक करना चाहिए था कि इस एसेट की वैल्यू अब मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं रही है, और इम्पेयरमेंट मैंने बुक नहीं की थी। तो ऑडिट फाइंडिंग से मुझे पता चला, और मैंने रिस्क क्या किया था, पहले लो असेस किया था। ठीक है, अब क्योंकि मेरे को ऑडिट फाइंडिंग मिली, 2 साल से वो एसेट जो है वो आइडल पड़ी है, तो यहाँ पे मैं रिस्क को चेंज कर दूंगी और उसको क्या डाल दूंगी, हाई डाल दूंगी। और उसका रैशनल क्या रहेगा कि आइडल पड़ी थी एसेट 2 साल से, और इम्पेयरमेंट नहीं बुक की गई है, एसेट जो है वो क्या है, ओवर स्टेटेड है। तो वाई एसेट में नॉट जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, कैरिंग वैल्यू में भी ओवर स्टेटेड, ये मेरा कंक्लूजन जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिस्क को लो से हाई बना दिया ऑडिट फाइंडिंग के बेसिस पे। आई थिंक ये चीज भी अब आपको समझ आ गई होगी। जिसको नहीं आई कोई बात नहीं, अपने पास और भी एग्जाम्पल्स है। वी हैव द लाइन ऑफ एग्जाम्पल वन बाय वन। ठीक है। अब जिसको समझ आ गया होगा उसको ये लग सकता है कि हाँ मैम पता नहीं क्यों रिपीट करे जा रही है, इतना आसान सा तो कॉन्सेप्ट है। बेटा मैंने तुम्हारे लिए आसान बनाया है, था नहीं वो। आईसीआई की बुक से तुम इतना कर पाओगे रीड? बुलेट से लिखे उसमें, एग्जाम्पल तो मैं लेके आई हूँ। फिर है प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। पहले हमने पीपीई का देखा था। प्रोविजन एंड कंटीजेंट लायबिलिटी में क्या है? फॉर एग्जाम्पल वी हैव द प्रोविजन ऑफ 2 CR। मेरे पास प्रोविजन कितना था? 2 CR का था, राइट। इनिशियली जो मैनेजमेंट की एस्टिमेट थी उसको मैंने चेक किया था, उस अकॉर्डिंग मैंने रिस्क क्या रखा था? मॉडरेट रखा था। रिस्क की मेरे पास 3 लेवल है, लो हाई मॉडरेट। लो हाई मॉडरेट, यहाँ पे मैंने रिस्क को क्या रखा था? मॉडरेट रखा था। ठीक है। ऑडिट फाइंडिंग से मुझे क्या पता चला? मेरे को पहले नहीं पता चला था कि लॉ सूट चल रहा है कंपनी पे, नहीं पता था। ऑडिट फाइंडिंग्स में ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के मुझे पता चला कि कंपनी में क्या चल रहा है, लॉ सूट चल रहा है और इट्स अ लाइकली लॉस ऑफ 10 CR। अब लैंग्वेज पे जाऊं तो लाइकली लॉस का क्या मतलब होता है? इफ यू हैव स्टडीड इन AS4 एंड सीए फाइनल वालों के लिए इन AS29। हालांकि ये जो वीडियो है वो सीए फाइनल वालों को नहीं देखनी है, ये सीए फाइनल वालों से नहीं पूछा जाता है। लास्ट पार्ट कराऊंगी उसमें भी ऑडिट असेंबली फाइल है, वो देखना है बस। ठीक है। तो ऑनगोइंग लॉ सूट चल रहा था, 10 CR का प्रोविजन, 10 CR का आउटफ्लो हो सकता था और उसका जो चांसेस है वो मोर देन 50% था। तो उस केस में प्रोविजन बनाना चाहिए था, बट बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रोविजन नहीं था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया होगा? मॉडरेट जो रिस्क मैंने असेस किया था उसको क्या किया होगा? अब हाई लेवल पे लेके गई होगी मैंने उसको, जो रिस्क असेसमेंट है उसको चेंज कर दिया होगा हाई पे। मॉडरेट की जगह क्या लिख दिया होगा? नाउ सिग्निफिकेंट। वाई? ह्यूज अंडरस्टेटमेंट ऑफ द लायबिलिटी। लायबिलिटी का ह्यूज अंडरस्टेटमेंट है, 2 CR का प्रोविजन बनाया हुआ था, बट हमें कितने का बनाना चाहिए था? 12 का बनाना चाहिए था। सॉरी, अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये पूरा ही जो प्रोविजन है वो लॉ सूट से रिलेटेड है तो 8 CR का, और ये प्रोविजन अलग था, लॉ सूट बिल्कुल ही अलग था, तो 12 CR का बनना चाहिए था। तो ह्यूज अंडरस्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो मेरा रिस्क एरिया है वो क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड जजमेंट प्लस लीगल ओपिनियन, यहाँ पे मैं क्या डॉक्यूमेंट करूंगी? जजमेंट लगेगी और मेरे को लीगल ओपिनियन लेना पड़ेगा अगेन, कि कितना लाइकली चांस है कि मेरे आउटफ्लो हो सकता है। इन शॉर्ट, न्यू एविडेंस कॉन्ट्राडिक्ट्स अर्लियर अजम्पशंस। यानी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज कब करते हैं हम? जब हम ऑडिट एविडेंसेस को ऑब्टेन कर चुके हैं बट वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं पहली अजम्पशन से, तो वी नीड टू रिवाइज आर रिस्क असेसमेंट। ठीक है। और जजमेंट एरिया बिकेम अनसर्टेन, तब ऐसा होगा। तो दिस वाज आवर पॉइंट नंबर 2। Then we have circumstances causing difficulty in performing the audit procedure। अब कुछ circumstance ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे ऑडिटर ट्राई कर रहा है कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स लगाए बट ही इज अनेबल टू अप्लाई टू परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर्स। ये अपना कौन सा बुलेट है? थर्ड। सर्कमस्टेंसेस दैट causes the auditor significant difficulty in applying the necessary audit procedures। कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती है ऐसे? जैसे कि अब हम बात करते हैं लोन बैलेंसेस की, जो कि मेरा 20 CR का था। क्या था? लोन बैलेंसेस की बात करते हैं जो कि 20 CR का था। मैनेजमेंट ने मुझे अग्रीमेंट नहीं दिया लोन का, ठीक है, अनेबल टू प्रोवाइड लोन अग्रीमेंट। मैंने माना चल ठीक है कोई बात नहीं, वो दे देंगे मेरे को, मैं जब तक बैंक से कंफर्मेशन मंगा लेती हूँ इस लोन की। ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाया, दुख टू ऑडिटर, क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाने के बाद कंफर्मेशन भी नहीं मिला, जिसकी वजह से अब अब आपको पता है लोन के केस में हमें प्रिंसिपल अमाउंट देखना होता है, इंटरेस्ट देखना पड़ता है, रीपेमेंट टर्म्स देखनी पड़ती है, कोलेटरल क्या रखा था वो देखना पड़ता है। तो ऑडिटर का दुखड़ा क्या था कि वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा था ना तो इंटरेस्ट रेट को, ना रीपेमेंट टर्म्स को, और ना ही सिक्योरिटी यानी कोलेटरल सिक्योरिटी को।
इम्पैक्ट क्या रहेगा कि हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि जो लोन की क्लासिफिकेशन है वो एक्यूरेट है या नहीं, इंटरेस्ट एक्सपेंस जो पीएल में बुक किया गया है वो एक्यूरेट है या नहीं, और मैनेजमेंट ने जो डेटा दिया है वो और भी डेटा जो एग्जिस्टिंग था दूसरे आइटम्स का, क्योंकि एक आइटम का तो वो दे नहीं पा रही और दूसरे आइटम का क्या उसने रिलायबल दिया होगा, तो ये मेरे माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, तो दिस वाज द केस सर्कमस्टेंसेस कॉजिंग डिफिकल्टी इन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स, ना तो मैनेजमेंट दे पा रही है, ऑल्टरनेट प्रोसीजर लगाए तो भी मैं एविडेंस नहीं ले पा रही, तो इससे मैं पीएल के आइटम्स को चेक नहीं कर पा रही हूँ और बैलेंस शीट आइटम को भी, क्योंकि इसका इफेक्ट दोनों जगह जाएगा ना, इंटरेस्ट का पीएल पे जाएगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो वो लोन में ऐड होता रहेगा और फिर बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। देन वी हैव findings that could result in modification to the opinion or the inclusion of EOM, emphasize of matter paragraph in audit report. Again, जो ये वाला बुलेट पॉइंट है ये मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगी, that will be covered under SA 700 series. Read with SA 705 and 70 and SA 706. EOM बोला है ना, हाँ, EOM के लिए 706, तो ये हम वहां पर रीड करने वाले हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स अपना कंप्लीट हुआ है, अब हम रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट देखने वाले हैं, राइट। आई थिंक इसके लिए मुझे न्यू पार्ट बनाना पड़ेगा सो दैट ब्रेक ना आए, या फिर यहीं पे कवर करा दूँ। कितना है मेरा इसका हैंड रिटन नोट्स, 6 पेज हुए हैं, 9 तक जाना था। 3 पेज में हाँ हो ही जाएगा, इसी पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे भी तो प्रोसेस करना पड़ेगा ना फिर। तो ये मैंने ऑलरेडी नोट्स में भी लिख दिया है कि वी विल डिस्कस इट विद एस ए 706 एंड मॉडिफाइड ओपिनियन में एस ए 705। फिर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। क्या है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट? An important factor in determining the form, content, and extent of audit documentation of significant matter is to the extent of professional judgment exercise. अब significant matters को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने प्रोफेशनल जजमेंट लगाई होगी, कितनी ज़्यादा लगाई है इस पर भी डिपेंड करता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है, documentation of professional judgment made where significant serve to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment. Such matters are particular interest to the those responsible for reviewing the audit documentation. ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को जो रिव्यू करने वाला है उसके लिए ये क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा कि हमने जजमेंट को किस तरीके से अप्लाई किया था, including those carrying out subsequent audits when reviewing matters. Subsequent audit में भी हमें ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन परफॉर्मिंग अ रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट, किसी अकाउंटिंग एस्टिमेट का मुझे क्या करना है, रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू करना है, तो वहां पे भी मुझे जो प्रोफेशनल जजमेंट का डॉक्यूमेंटेशन है वो क्या आ जाएगा, यूज में आ जाएगा। तो इसी चीज का हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सम एग्जांपल ऑफ सर्कमस्टेंसेस इन विच इन अकॉर्डेंस विद द पैराग्राफ, जो भी पैराग्राफ था, it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of the professional judgment where matters and judgment are significant. अब documentation of professional judgment में हम क्या देखने वाले हैं, the rationale for auditor's conclusion when a requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context of the particular engagement. नहीं आया समझ, आएगा भी नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ था, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड क्या बोलता है, ऑडिटर शैल कंसीडर, कंसीडर तो उसको करना ही है, ठीक है, सर्टेन फैक्टर्स, बट जो जो उसने क्या किया कंसीडर, इट इज इम्पोर्टेंट, ही मस्ट डॉक्यूमेंट वाई एंड हाउ यू कंक्लूडेड। कोई भी कंक्लूजन आपने निकाला है तो आपने क्यों निकाला और कैसे निकाला। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन थी मेरी। अब रिलेटेड पार्टी तो सबको पता ही होगी क्या होती है, ठीक है,
12 करोड़ की मेरी क्या थी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन थी। तो ऑडिटर ने कंसीडर क्या किया, मतलब कि उसने प्रोफेशनल जजमेंट क्या लगाई होगी कि जो ये 12 सीआर है, क्या वो आर्म्स लेंथ प्राइस बेसिस पे रिकॉर्ड किया गया है, आर दी एट एएलपी, और उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया है कि हाँ फलाना रिलेटेड पार्टी है, इसे ये रिलेशन है, सब्सिडरी है। उसके बाद ट्रांजेक्शन परचेज किया, परचेज ट्रांजेक्शन में 12 सीआर का गुड जो है वो परचेज किया गया है, सब्सिडरी ने होल्डिंग से किया है, और उसको प्रॉपर्ली क्या कर रखा है, डिस्क्लोज कर रखा है। तो ऑडिटर की जजमेंट कहाँ पे आएगी कि जो ये ट्रांजेक्शन है वो रीजनेबल है या नहीं। कैसे, मैंने अपनी सब्सिडरी को वो सामान 12 करोड़ में बेचा, और बाहर वाले को भी मैंने 12 करोड़ में ही बेचा, तो ये क्या हो जाएगी, एएलपी, आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आर्म्स लेंथ प्राइस ट्रांजेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो जजमेंट यहाँ पे मुझे ये लगानी है। अब डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा, वाई रीजनेबल, रीजनेबल क्यों है, यानी आपने कैसे माना कि ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन है। तो मैं वहां पे यही लिखूंगी कि मैंने अपने फर्दर फलाना दूसरे कस्टमर को, जो कि मेरी नॉन रिलेटेड पार्टी है, उसको भी मैंने 12 सीआर में ही बेचा होता है इस पर्टिकुलर सामान को। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मार्केट रेट से, एंड बोर्ड अप्रूवल भी हम देखेंगे, क्या देखेंगे, बोर्ड ने अप्रूव किया था क्या इस ट्रांजेक्शन को, ये भी हम देखने वाले हैं। राइट, फिर उसके बाद है द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन ऑन रीजनेबलनेस ऑफ एरियाज ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट, फॉर एग्जाम्पल रीजनेबलनेस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब यहाँ पे क्या बोला है, ऑडिटर ने कंक्लूजन कैसे निकाला कि जो जजमेंट लगाई गई थी वो भी क्या है, रीजनेबल है। मैनेजमेंट ने जो जजमेंट लगाई थी वो रीजनेबल कैसे है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। जैसे when numbers are based on management judgment, auditor must evaluate are these estimate reasonable। अगेन हमने गुडविल इम्पेयरमेंट का एग्जांपल लिया है, आप इसको अच्छे से क्या कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे, एंड प्रोविजन फॉर डेटर का लिया है। तो व्हाट टू डॉक्यूमेंट, अजम्पशंस क्या क्या ली थी, कंपैरिजन करेंगे हम इंडस्ट्री से कि इंडस्ट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, गुडविल का कैलकुलेशन इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कैसे होता है, टेलीकॉम में कैसे होता है, रियल एस्टेट में कैसे होता है, आईटी सर्विस सेक्टर में कैसा होता है, वो हम देखने वाले हैं। वाई ऑडिटर अग्री और डिसअग्री, ऑडिटर अगर अग्री करता है तो क्या बेसिस थे, डिसअग्री करता है तो क्या बेसिस थे। ठीक है, then we have the basis for the auditor's conclusion about the authenticity of the document। डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं, ये हमें देखना है, और ये हम किस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं वो हमें डॉक्यूमेंट करना है। when further investigation of the is undertaken in response to the condition identified during the audit that caused the auditors to believe that the document may not be authenticated। मतलब कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, इसके लिए भी मुझे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए मैं किसका हेल्प ले सकती हूँ, एक्सपर्ट का ले सकती हूँ, सच एज मेकिंग अप्रोप्रिएट यूज ऑफ एक्सपर्ट और ऑफ द कंफर्मेशन प्रोसीजर। इसमें एग्जांपल लेते हैं, मेरा जो पीएल आइटम है उसमें 5 करोड़ की सेल्स थी, सॉरी परचेज थी। वेंडर जो है वो लग रहा था कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ना जीएसटी नंबर उस इनवॉइस पे लिखा था, और जीएसटी नंबर मैंने जीएसटी पोर्टल पे जाके चेक किया और मुझे कोई भी उसके रिकॉर्ड नहीं मिले, वो वेंडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऑडिटर का एक्शन क्या होगा, एक तो उस वेंडर को सेंड किया मैंने कंफर्मेशन ऐसे 505 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, मुझे याद है इसलिए मैं आपको साथ के साथ रेफरेंस देके चल रही हूँ। चेक जीएसटी पोर्टल, और वहां से मुझे क्या पता चला कि जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी क्या है, नॉन एग्जिस्टेंट है, फेक है, और उसने क्या किया, इनवॉइस को जेन्युइन नहीं है, ये कंक्लूड किया। अब व्हाट टू डॉक्यूमेंट, व्हाई सस्पिशियन अरोज, शक मुझे क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी नंबर क्या था, फ्रॉड था। ठीक है, कंफर्मेशन लिया, कंफर्मेशन नहीं आई, ये लिख दिया मैंने। व्हाट प्रोसीजर परफॉर्म, कंफर्मेशन प्रोसीजर। फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन क्या रीच हुआ कि इनवॉइस नॉट जेन्युइन, ये मैंने कंक्लूजन निकाला। यही चीज यहाँ पे बोला है कि टू चेक विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं। फिर उसके बाद वी हैव नेक्स्ट पॉइंट, अगेन आई विल से कि हम इसको कहाँ पे कवर करने वाले हैं, ऐसे 700 सीरीज में, और वो भी किसमें, 701 में, जहाँ पे कि हम की ऑडिट मैटर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, व्हेन ऐसे 701 अप्लाइज द ऑडिटर डिटर्मिनेशन ऑफ की मैटर, की मैटर कौन से है कौन से नहीं, इसमें भी जजमेंट लगती है और उसकी हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। तो ये चीज हम ऐसे 701 में पढ़ेंगे। ठीक है,
तो मेरा आज का एजेंडा पूरा हो गया कि मुझे तुम्हें बताना है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, सॉरी सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड रिलेटेड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट। ये हमारा आज का टॉपिक था। वी शुड वाइंड अप दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो पूरा ऐसे 230 है वो क्या हो जाएगा, स्वाहा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम बस देखने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम टेस्टेड, आइटम हमने कौन से टेस्ट किए और प्रिपेयर एंड रिव्यूअर कौन था, ये हमें देखना है। ये हम ऐसे 230 में पढ़ने वाले हैं एंड ज़्यादा कुछ रहा नहीं है। 5 या 6 पेजेस का ही अपना डिस्कशन रहेगा, जो कि आपका हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में ओवर एंड अगेन। जैसे कि मैंने हर एक ऐसे के एंड में आपको क्या दिया, एक समरी दी है कि हमने ये टॉपिक पढ़े हैं और ये वाले इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम वो करेंगे। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल एंड विद इन दी यूट्यूब कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑल्सो। हैव अ गुड डे एंड कीप रिवाइजिंग दिस जॉब।